नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज भारत के लाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे जिसकी अनोखी संस्कृति, इसका बहुत पुराना इतिहास, यहाँ की भक्ति और यहाँ का स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रसिद्ध है। आज हम आपको ऐसी एक अनोखी यात्रा पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ एक ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपने आज तक ना सुनी होगी और आज तक ना देखी होगी। हम बात कर रहे हैं भारत के एक विकसित राज्य गुजरात की। गुजरात हमारे भारत का सबसे विकसित राज्य है। गुजरात का इतिहास महाभारत कालीन, द्वापर कालीन युग से प्राप्त होता है, जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के और द्वारका आए थे, तब से गुजरात का इतिहास है। गुजरात में आदिकाल में दूसरी शताब्दी में महाराजा चंद्रगुप्त और महाराजा अशोक ने भी अपना राज्य किया था। अशोक की कलाकृतियां आज भी जूनागढ़ में लोगों को देखने की मिलती हैं। लोथल और धोलावीरा यहाँ के प्रमुख प्राचीन स्थल हैं जिनकी स्मृति आज भी मिलती है। धोलावीरा में आज भी आप जाएंगे तो उसके अवशेष आपको प्राप्त होंगे। धोलावीरा में आज भी एक ऐसा साइन मिलता है जिसमें किस भाषा में लिखा गया है, इस भाषा का आज तक किसी ने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। लोथल जो है उस समय का प्रमुख बंदरगाह होता था, जो लगभग अहमदाबाद के पास हुआ करता था और यहीं से समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। दूसरी शताब्दी में शक शासन यहाँ बहुत प्रचलित था। मौर्य काल में यहाँ का व्यापार, यहाँ का विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते से बहुत तेजी से होता था। ये दूसरी शताब्दी से ही व्यापार के लिए एक प्रसिद्ध स्थल था। छठी से 8वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्षों तक वल्लभी, मैं बता दूं आपको, वल्लभी के मैत्रक शासकों का यहाँ पे शासन काल रहा और 10वीं शताब्दी में जाके सोलंकी वंश का यहाँ पे राज्य शासन रहा, जो कि यहाँ का स्वर्ण युग माना जाता है। आज गुजरात इतना विकसित है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोलंकी वंश के राज्य का शासन होना। सोलंकी वंश के सिद्धराज सिंह और कुंवरपाल सिंह बहुत प्रसिद्ध शासक थे, बहुत प्रतापी शासक थे, बहुत बुद्धिमान शासक थे और प्रजा प्रेमी शासक थे। इनके शासनकाल में गुजरात ने व्यापारिक रूप से बहुत तेजी से अपनी प्रगति करी। अरब राज्यों से व्यापार बढ़ा, अफ्रीकी राज्यों से व्यापार बढ़ा और यहाँ की संस्कृति और भक्ति का भी एक अनोखा संगम प्राप्त होता है। यहाँ प्रसिद्ध स्वामीनारायण भगवान, जो कि जन जन के प्रिय हैं, और गुजरात में ऐसा बिरला ही व्यक्ति मिलेगा जो स्वामीनारायण भगवान में आस्था न रखता हो। मोढेरा का सूर्य मंदिर और रानी की बावड़ी सोलंकी वंश काल में ही बनी और जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। लगभग 1297 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में अपना अधिकार जमाया और उसको सर्वप्रथम गुजरात राज्य का ही राज्यभार सौंपा गया था, जब तक वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे नहीं बैठा हुआ था। अहमद शाह प्रथम ने सबसे पहले गुजरात में अहमदाबाद की स्थापना करी। आज जो अहमदाबाद पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फेमस है, वह अहमदाबाद नाम अहमद शाह प्रथम के कारण प्राप्त हुआ। अहमद शाह
सर्वप्रथम ने भी गुजरात को व्यापार और वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बनाया। और ये रास्ता तो सदियों से व्यापार के लिए था, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ रास्ता था और यहाँ से व्यापार करना आसान था। और पड़ोसी देशों में अपने सामानों को या पड़ोसी देशों के सामानों को यहाँ पहुँचाना बहुत ही आसान था। इसलिए गुजरात व्यापार के लिए प्राचीन काल से ही एक बहुत ही उपयुक्त जगह मानी गई और यहाँ पे व्यापार फलता और फूलता गया। आज गुजरात में हर बच्चे की नस नस में व्यापार है। अगर वो कुछ भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी करके उठता है तो सर्वप्रथम वो व्यापार के बारे में सोचता है। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन होता है तो वो ऑप्शन होता है कि कहीं पे उनको नौकरी करनी है या कहीं दूसरा कार्य करना है। लगभग 1570, 72, 73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को अपने मुगल शासनकाल में मिला लिया था। सूरत एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह उस समय बना था और अंग्रेज़ों ने, डचों ने, फ्रेंचों ने यहाँ पे आके अपना व्यापार स्थापित किया था। उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल आया। स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे गुजरात के शूरवीरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें सर्वप्रथम और महान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ। उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी गुजरात में ही जन्म लिया। आज़ादी के बाद एक महाआंदोलन चला। इंदुलाल याग्निक ने लगभग 1956 में एक महाआंदोलन की नींव रखी, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करने की बात थी। साथ में महाराष्ट्र के भी नेतृत्व ने भी महाराष्ट्र को अलग करने की बात करी। दोनों भाषाएं अलग थी। यहाँ की भाषा गुजराती मीठी भाषा थी, वहाँ की भाषा मराठी थी। मराठी मतलब, मराठी का फुल फॉर्म मैं अपने शब्दों में कहूँ तो जो मरने के लिए हठी हो वो मराठी होते हैं। तो इस आंदोलन को एक बृहद रूप मिला और 1960 में जाके गुजरात और महाराष्ट्र भाषा के आधार पर अलग हुए और सबसे पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को बनाया गया। फिर कालांतर में इस राजधानी को शिफ्ट करके गांधीनगर कर दिया गया। गुजरात के कुछ प्रमुख स्थान हैं जिनका एक एक करके मैं नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, दूसरा भगवान महादेव की नगरी सोमनाथ, तीसरा अमूल एंड श्वेत क्रांति, चौथा कच्छ का रण, पांचवा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, छठा गिर के जंगल, सातवां महात्मा गांधी की जन्मभूमि, आठवां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि। अमूल और श्वेत क्रांति के बारे में अगर आप ना जानते हो तो अमूल और श्वेत क्रांति ऐसी है कि लगभग 1946 के आसपास एक आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन में जो गुजरात के किसान होते थे वो डायरेक्ट फैक्ट्री में या डेयरी में जाके दूध नहीं बेच पाते थे। इसमें बहुत बिचौलिए होते थे जो उनका सारा मुनाफा खा जाते थे। तो उस मुनाफाखोरी के विरोध में गुजरात के किसानों ने एक बृहद आंदोलन किया था, जिससे ये अमूल एंड श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। और फिर उसके बाद में गुजरात दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश के लिए एक अग्रणी राज्य बना। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ जिसके लिए मैंने कहा था कि एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। तो मैं प्रायः पौराणिक कथाओं को ज़्यादा महत्व देता हूँ और उसके बारे में जानकारी रखना और रुचि रखता हूँ। तो सबसे पहले सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रपन्नजनानां
प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग और बहुत ही प्रसिद्ध और भक्तिमय स्थान सोमनाथ, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। सोमनाथ का नाम सोमनाथ ऐसा पड़ा कि राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने गिरि पर्वत के पास निर्जन स्थान पे समुद्र के किनारे एक बहुत कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होके और उनको दर्शन दिए। कृतज्ञता बस चंद्रदेव ने वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना करी और उस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा, क्योंकि चंद्र को भी सोम ही कहा जाता है। अब सोमनाथ का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे प्राचीन हमारा शिवलिंग है। सोमनाथ को लूटने के लिए कईयों बार लुटेरे आए और कईयों बार उसे लूटा। वहाँ की धन संपदा वैभव हर प्रकार से उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, जिससे सोमनाथ और सोमनाथ के आसपास का एरिया कभी भी गुजरात के उन सामान्य एरियो के बराबर नहीं आ सका जिस स्थिति में उसको होना चाहिए। सोमनाथ वो स्थान था जहाँ सोने की खान हुआ करती थी। भगवान भगवान शिव का वो मंदिर जहाँ उस समय में स्वर्ण जड़ित था, जिस समय लोगों को सोना रखना अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुआ करती थी। लगभग 1025 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी नाम का लुटेरा समुद्र के रास्ते से आया और उसने सोमनाथ में भारी लूटपाट करी, बहुत क्षति पहुंचाई और पूरे मंदिर को नुकसान पहुंचाया। यह घटना भारत में आज भी बहुत प्रसिद्ध है और तब से कईयों बार वहाँ पे लुटेरे आए, लूटपाट किए, वहाँ पे सोना चांदी लूटा, धन वैभव लूटा, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाया और चले गए। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस क्षेत्र के राजपूत राजा घोघा, बप्पा रावल और हमीर जी गोहिल, ये दो लोगों ने भीषण युद्ध किया और शहीद हुए, बलिदान हुए। हमीर जी गोहिल के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वहाँ के लोकल लोग जानते हैं। आज भी ये कहा जाता है कि अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा और मंदिर की रक्षा करूंगा। लाठी वंश के राजपूत शासक थे हमीर जी गोहिल, और जब उनको पता चला कि महमूद गजनवी नामक लुटेरा आया हुआ है मंदिर को लूटने के लिए, तो उन्होंने मंदिर को बचाने का प्रण लिया और युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उनको भीलों की सेनाएं मिली जो उनके साथ में शामिल हुई। उन्हीं में से एक भील ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी थी, परंतु नवविवाहित दाम्पत्य जीवन का सुख न भोगते हुए उन्होंने सबसे पहले मंदिर की रक्षा करने का प्रण लिया और मंदिर की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। वीरता के साथ युद्ध लड़े और उस युद्ध में इतनी भयंकर मारकाट उन्होंने करी कि महमूद गजनवी के दांत खट्टे कर दिए थे। मैं ऐसे वीर सपूतों को आज भी नमन करना चाहता हूं, जो हमारी देश की रक्षा के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने धरोहर के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिए, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया। क्या आप भी कभी भी ऐसा करेंगे? मित्रों, मैं गुजरात के बारे में डिटेल से अगर बताने जाऊं तो लगभग 3 घंटे की ये वीडियो बनेगी, तब भी गुजरात
समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि गुजरात का इतिहास, गुजरात की संस्कृति, गुजरात की प्रकृति, गुजरात का स्वादिष्ट भोजन अपने आप में अद्वितीय है। आप भारतवर्ष में कहीं भी जाते हो, वहाँ आपको जो खाने पीने में नहीं मिलेगा वह गुजरात में आके आप प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात के ऐसी डिशें गुजरात में पाई जाती हैं, ऐसे रुचिकर भोजन गुजरात में पाए जाते हैं जो सिर्फ गुजरात के ही स्थानीय बना सकते हैं और उसको आपको खिला सकते हैं। अन्य किसी राज्यों में आप जाओगे, हर राज्य की एक अपनी अलग पहचान होती है। भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों को सबको एक समाहित करके एक महान राष्ट्र है। डीप स्टेट के बारे में जानते हैं आप? डीप स्टेट विदेशी षड्यंत्र है जो किसी भी देश की सुचारू रूप से चल रही व्यवस्था में घुसकर उसकी व्यवस्था को खराब करने, वहाँ पे पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट होता है, जो आप कह सकते हैं कि जो अगर किसी देश में सामान्य रूप से कोई व्यवस्था चल रही हो, उसमें डीप स्टेट घुसेगा, उसमें षड्यंत्र करेगा, उसमें उन लोगों को उकसाएगा जो निर्दोष लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको उकसाएगा और सरकार के खिलाफ उनको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है? उससे उनका फायदा क्या होता है कि चुनी हुई सरकार के प्रति लोगों की मानसिकता नकारात्मक होती है और लोग उस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। फिर वो अपनी सरकार लाएंगे जिससे उनको बेनिफिट होगा, आर्थिक फायदा होगा। फिर यहाँ से वो व्यापार कर पाएंगे, यहाँ अपनी गलत गतिविधियों को सुचारू रूप से चला पाएंगे, तो वो डीप स्टेट कहलाता है। मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाया। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मुझे लाइक करिएगा, और अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी रत्ती मात्र भी अगर जानकारी मिली हो तो मुझे ज़रूर सूचित करिएगा। मैं सिर्फ हर दिन आपके लिए आता हूँ, हर दिन पूरे व्यस्ततम समय से समय निकाल के मैं आपके लिए 1 से 2 घंटे निकालता हूँ, जिससे मैं आपके सामने आ सकूँ, आपको कुछ बता सकूँ। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है कि आपके सामने आऊं, आपसे कुछ बातें करूं और आपको कुछ जानकारी दूं। आज एक हमारे मित्र मिले, वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन हमेशा से ही वो ऐसे रहते हैं कि मतलब उनसे मिलने के बाद आप एक दिन पूरा पॉजिटिव वे में रहेंगे और दूसरे दिन पूरा निगेटिव वे में रहेंगे। तो आज जो उन्होंने बात बताई वो बड़ी पॉजिटिव बताई। अब उस बात को मैं संपूर्ण रूप से अगर आपके सामने रखता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा और मैं क्या बात है सर, क्या बात है सर, इतना क्या बात, ये बात है, खराब नहीं करना चाहता हूँ, पर आगे ज़रूर बताऊँगा। मेरी वीडियो में बने रहें, देखते रहें। मैं अब आगे आपको दूसरे राज्यों की और अधिक जानकारी लेके मिलूँगा। अभी तो हम गुजरात के बारे में संक्षेप में बता पाए हैं और जितना भी हो सकता है मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। मेरी जो समझ थी, मैं किसी भी प्रकार के किसी भी पुस्तक का सहारा नहीं लेता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के किसी भी जानकारी को किसी से इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो मेरी जानकारी, जितना मेरा नॉलेज है, उसको मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने व्यक्त करता हूँ। अगर कहीं मेरी जानकारी में त्रुटि हो तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं दोबारा उसको सही करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।